हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि सब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद सभी बच्चों की अपनी अपनी एम्बिशंस है। कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई डिग्री करना चाहता है, या कोई किसी ने डिप्लोमा करना है, या किसी ने कॉलेज में जाना है, किसी ने नीट क्लियर करनी है। तो सबके अपने अपने एम्बिशंस है। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, टॉपिक है कि अगर आपको आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर रैंक के ऑफिसर बनना है, तो वो क्या डिटेल्स होंगी, कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, कौन कौन सी आपकी एज क्राइटेरिया होगा, तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होंगे। तो ये सभी इसी टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो टाइटल हो सकता है Want to become an IAS or IPS. Next title is How to become an IPS or IAS officer. Full details में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ट्रांसलेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल फॉर्म यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसी की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनियन Public Service Commission. If you want to become an IPS or IAS officer, you have to clear the exam of UPSC. अगर आपको IPS या फिर IAS अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा? UPSC. बिकॉज दिस कमीशन ऑर्गेनाइज द एग्ज़ाम, क्योंकि ये UPSC का जो कमीशन है यही इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? The candidate should be graduate to qualify for this exam. तो जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, जिसने इसके एग्ज़ाम में अपीयर होने की इच्छा रखता है, तो उसको सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी होगी टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। एंड ग्रेजुएशन शुड बी इन एनी स्ट्रीम। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स में ही हो सकती है, मेडिकल में हो सकती है, या फिर इंजीनियरिंग में हो सकती है। जब किसी भी सब्जेक्ट में आपको अपना जो बीए है, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल और एनी डिग्री कोर्स आफ्टर 10+2 ऑफ 3 years। 10+2 के बाद 3 साल का जो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए कोई भी कोर्स में, जैसे कि कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। आप बीए कर सकते हो, बीकॉम आपने की है, बीएससी की है, या बीबीए की है, बीसीए, कोई भी आपने डिग्री की है, तो 10+2 के बाद 3 years का आपको ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तभी आप सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है इसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो इसके लिए कितनी एज है जो मेंशन की गई है? द कैंडिडेट शुड बी अबव 21 years एंड अप टू 32 years इन जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज है वो 21 साल से 32 साल तक हो सकती है, जब आप ये एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। बट देयर इज 10 year ग्रेस फॉर फिजिकल चैलेंजिंग कैंडिडेट्स इन अदर वर्ड्स। तो जो फिजिकल चैलेंज, जो थोड़े हैंडीकैप्ट है, जिनको कोई प्रॉब्लम है अपनी हेल्थ के रिलेटेड, हैंडीकैप्ट हैं हाथ में, बाजू में, या वैसे भी कोई फिजिकल चैलेंज है, तो उनके लिए 10 year ग्रेस होती है। तो वो उनके लिए, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर दिस अप टू 42 years। तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 years तक है, तो लेकिन जो फिजिकल चैलेंजिंग है उनके लिए ये 42 years तक ये टेस्ट में आप अपीयर कर सकते हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया दैट द कैंडिडेट शुड बी इंडियन, दिस इज कंपल्सरी। तो अगर आप इंडिया में हो, आप ऑब्वियसली हम इंडिया में हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम इंडियन हैं और हमने आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो हमें इंडियन होना चाहिए, इंडियन नेटिव होना चाहिए। दिस इज कंपल्सरी, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट ऑफ कैंडिडेट इन मेल इज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो मेल्स में है, पुरुष जो होते हैं। एंड इन फीमेल्स में शुड 150 सेंटीमीटर। तो फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए कितनी है? 150 सेंटीमीटर। एग्जाम्स डिटेल क्या है?
यूपीएससी एग्जाम हैज कंडक्टेड इन 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स में 2 तरह से ये कंडक्ट होता है एग्जाम। दिस एग्जाम इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी। द फर्स्ट एग्जाम इज जनरल स्टडीज एंड सेकंड इज सीसेट। तो इसको प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो जनरल स्टडीज के अकॉर्डिंग होता है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड होते हैं सीसेट। सबसे पहले हम जनरल स्टडीज के बारे में डाउट अपने क्लियर करेंगे। इन फर्स्ट एग्जाम देयर आर 100 क्वेश्चन एंड हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चन। जो सबसे पहला एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन मेंशंस होते हैं और आपको जो 80 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। द बेस्ट थिंग इन एग्जाम इज दैट यू शुड गिव एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश। इसकी जो बेस्ट थिंग है यूपीएससी के एग्जाम की बेस्ट थिंग क्या है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें जो मीडियम है वो चूज कर सकते हो। हिंदी भी कर सकते हो या इंग्लिश भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको ठीक लगे। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एज इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो ये सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, कौन सी लैंग्वेज में आप वो फ्रीली उसको लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल द क्वेश्चन आर अबाउट जनरल इश्यूज। सारे से के सारे क्वेश्चन है जो जनरल इश्यूज के बारे में होते हैं। जो जनरल इश्यूज मुद्दे होते हैं हमारे जनरल साइंस के बारे में होते हैं। फॉर दिस यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। तो आपको जनरल इशू या जनरल साइंस या जनरल नॉलेज है उसको गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। जो भी आईपीएस ऑफिसर बने होते हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यू कभी उनकी सुने तो वो यही बोलते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं हर टाइम न्यूज़पेपर है जो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखता था। हर एक न्यूज़ थी उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। तो इस तरह से ये न्यूज़पेपर है बहुत आपको हेल्पफुल हो सकता है। इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैंने सुनी हुई हैं आईपीएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर की। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है कि मुझे इसकी नॉलेज है फुल। पेपर रेगुलरली 2-3 आवर्स डेली। 2 या 3 घंटे आपको जो पेपर है, ऐसे नहीं कि आपने हेडलाइंस पढ़ी और उसको छोड़ दिया, नहीं। उसमें बीच में जो करंट टॉपिक्स हैं जो हमारे देश में चल रहा है, तो सब कुछ जो कॉलम होते हैं स्पेशली उनको हमने ब्रीफली ध्यान से पढ़ना है। 2 या 3 आवर्स आपको कंटिन्यूसली अखबार पढ़ने के लिए स्पेंड करने हैं। यू शुड गेन नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड। तो यहाँ से आपको क्या नॉलेज मिलती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में वर्ल्ड वाइड नॉलेज होती है, तो आपको इस बारे में नॉलेज जानकारी मिल जाती है कि वर्ल्ड में आसपास क्या हो रहा है एंड व्हाट आर द जनरल इश्यूज आर बीइंग कंटिन्यू इन इंडिया। और इंडिया में स्पेशली हम इंडिया में है तो इंडिया का न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इंडिया में हमारे जनरल इश्यूज कौन कौन से हैं जो अभी चल रहे हैं, आर बीइंग कंटिन्यू इन इंडिया, और व्हाट आर द डील्स आर डन इन इंडिया विद अदर कंट्रीज। तो क्या ऐसे कूटनीतिक संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं देशों के आपस में, जैसे कहीं पे हमारे समझौते वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, यहाँ पे साइन होते हैं। तो ये सभी नॉलेज है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट को होनी चाहिए इन इंडिया। और व्हाट आर द डील्स आर डन, और कौन कौन सी डील्स है जो इंडिया और हमारे देशों और देशों के साथ इंडिया की डील्स हो रही हैं, व्यापार चल रहा है या कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। एंड यू शुड वॉच द इंटरनेशनल लेवल डिबेट्स। तो आपको और इसमें क्या हेल्पफुल हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल की डिबेट्स हैं उनको कंटिन्यूसली वॉच करना होगा। एंड दिस टाइप ऑफ कंटेंट शुड अवेलेबल। तो इस टाइप का कंटेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा अवेलेबल ऑन राज्यसभा टीवी। हमारे यहाँ जो टीवी पे चैनल पे केबल है या फिर आपकी वैसे डिश वगैरह है तो उसको आप वहाँ पे आप राज्यसभा टीवी है जो उसको डेली वॉच कीजिए, तो वहाँ पे ये कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। सेकंड एग्ज़ाम सी सेट, जो सेकंड एग्ज़ाम है सी सेट का, इसको सी सेट बोलते हैं। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है, द सेकंड एग्ज़ाम इज कॉल्ड सी सेट, दैट इज़ अबाउट बैंकिंग, कॉम्प्रिहेंशंस, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एसडी टाइप क्वेश्चन एंड द पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स। तो ये जो सी सेट का क्वेश्चन होता है तो ये इसमें क्या होता है, बैंकिंग के बारे में, कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं, जैसे पैराग्राफ में कॉम्प्रिहेंशन हमने 10th से हमें शुरू करवा देते हैं। लॉजिकल होते हैं जो तथ्य होते हैं हमारे समाज के,
रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की शक्ति होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। एंड द पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है कंडक्ट। यू हैव टू ऑब्टेन 66 मार्क्स, तो आपको इसमें 66 मार्क्स है जो ऑब्टेन करने होंगे। दिस इज एन क्वालिफाइंग एग्जाम, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स है जो रैंक कर लिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, इफ़ यू क्लियर दिस एग्जाम, तो आपको क्वालिफाई करने के बाद इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, यू आर क्वालिफाइंग फॉर द मेन एग्जाम, तो फिर आप जो मेन एग्जाम है उसमें बैठने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एंड दिस इज कंडक्टेड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पेपर किस तरह से होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में ये होता है। आपको पता ही है 10th में 12th में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम इफ़ यू रैंक्ड विद गुड मार्क्स, तो ये एग्ज़ाम भी आपने क्लियर कर लिया तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा आ गया, अच्छे मार्क्स आपके ऑब्टेन हो गए, यू विल डेफिनेटली बिकम एन IPS और IAS ऑफिसर। आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी सब कुछ आपको सिस्टमेटिकली उसके बारे में समझाया जाएगा, काफ़ी विजिट करवाया जाएगा आपको, तो डेफिनेटली आप IPS ऑफिसर बन सकेंगे। आई वॉन्ट टू क्लियर दैट ऑल द ऑफिसर्स लाइक ASP, DSP, SP, SSP, DIG, DGP और IG और IPS ऑफिसर। मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी ये पुलिस के या होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, ASP होते हैं, DSP, जो भी ये सारे SP, SSP, DIG, DGP और IG और ये किस रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये IPS रैंक के ऑफिसर। सबसे पहले ये IPS बनते हैं, उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती रहती है, समय समय पे इनकी जो टाइम टू टाइम इनकी प्रमोशन होती रहती है। ASP, DSP बन जाते हैं, जो SP होते हैं SSP बन जाते हैं, DIG, IG बन जाते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रमोशंस है काम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंगली होती रहती है। तो अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरीज इनको मिलती है, प्रोवाइड होती है, और इसके साथ साथ इनको फैसिलिटीज़ इतनी दिलाई जाती हैं कि इंसान का वैसे ही सीना चौड़ा हो जाता है। एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स आर SP की जो सैलरी है वो 78,000 से स्टार्ट है, और SSP की 1,31,000, DIG की 1,44,000, DGP की 1,82,000, मतलब 2 लाख के आसपास हो जाती है। दिस जॉब दैट कम्स विद ग्रेट पावर, ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत पावर मिल जाती है। एंड प्रेस्टीज, आपको बहुत प्रेस्टीज, मतलब आपकी ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट हो जाती है। प्रेस्टीज, आपको मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है इस चीज़ पे। ये आप टॉपिक मतलब जो जॉब आपको जब मिल जाती है तो मान सम्मान की कमी नहीं रहती कोई भी। लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ एसोसिएट विद इट, तो इसके साथ साथ आपको फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो गाड़ियाँ बंगले आपको मिल जाते हैं, सरकारी सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं with it, so the information will be helpful for all the aspirants। तो जो भी IPS IAS रैंक के ऑफिसर्स स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हो। तो अगर आपके भी रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई स्टूडेंट या फिर रिलेटिव आपका कोई IPS ऑफिसर बनना चाहता है तो आप उसको मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।